कि आपकी सोच क्या है, आप कैसा सोचते हैं उसके ऊपर है। आलोचना करना इस दुनिया में सबसे सरल काम है, लेकिन किसी की तारीफ करना दिल बड़ा होना चाहिए। खासतौर से जो पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल चश्मा, राजनीतिक चश्मा पहने हैं, उन लोगों का दिल बहुत छोटा है। तो आपका दो रूप देखने को मिलता है, एक राजनीतिक में आप स्पष्ट वक्ता, दूसरी तरफ उस समाज के कमजोर व्यक्ति के लिए मर्म और चिंता। कोशिश करता हूँ कि जो चीजें मैंने अपने वरिष्ठ लोगों से सीखी, नीचे लोग इस बात को लेके चले। दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान जो देश में पहली बार चला, ये योजना भी देश में पहली। 10 से अधिक गौवंश जिसके पास है या भैंसवंश है, उसके पास हमारा विभाग के आदमी जाएंगे, डॉक्टर जाएगा, उनसे मिलेगा, उनसे बात करेगा और उनको समझाएगा कि इसी परिस्थितियों में आप बेहतर उत्पादन कैसे ले सकते। पूरे प्रदेश के अंदर हम लगभग शुरुआती दौर में हो सकता है 50,000 से लेके 1 लाख लाडली बहनाओं को गौ माता से जोड़ें। तो बैंक से टाइप कर दें, उनका जो 1,500 रुपये मिल रहा है उसका वो 3,000 और 4,000 कमाएं। ये सबसे अच्छा मौका, अच्छा भगवान का आशीर्वाद कि हम लोग कुछ कर पाए। कई बार ऐसा लगता नहीं कि यार ये अच्छी भीड़ आ गई, ये फालतू नहीं, ये लोगों की गलतफहमी है। आपके यहाँ कोई आ रहा है तो आप उसके लायक योग्य होंगे तो ही आपके पास। बिल्कुल, और अगर आप उस लायक हैं तो आपको सकारात्मक जाना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी। नमस्कार, मैं हूं श्रवण मिश्रा गुरुजी से। आज पॉडकास्ट की एक नई कड़ी में हम आए हैं मध्य प्रदेश के युवा मिनिस्टर, पशुपालन मंत्री एवं डेयरी उद्योग जिनके पास विभाग है, आदरणीय लखन पटेल जी, जो दमोह के पथरिया जिले से विधायक हैं और वर्तमान में पशुपालन डेयरी उद्योग के मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार, जिनसे हम आज बात करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से गौवंश जो रोड में बैठकर कालकलवित हो रहा था, उससे परिवार और कई परिवार कालकलवित हुए और गौवंश का भी नुकसान हुआ। तो उसको लेकर उनके मर्म, जो उनके मन में उनके भाव था, उन्होंने इस मंत्री पद पाने के बाद पहला प्रयास किया और मध्य प्रदेश में आज अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के माध्यम से एक ऐसी योजना लेके आए हैं जो कहते हैं कि गाय जीते जी और जीने के बाद भी, जाने के बाद भी दुनिया से हमारे काम आती है। उसको सार्थक करते हुए मध्य प्रदेश में एक योजना लेके आए हैं जिसका नाम है स्वावलंबी गौशाला। तो आज हम उनके जीवन और उनके कार्यकाल पे बात करेंगे। खास तौर से दमोह जिला जो अपने आप में सूखे के लिए जाना जाता है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत समस्याएं थी और वो अपने जीवन पे कार्यकाल में अपना एजुकेशन दमोह जिले से किए। उसके बाद विशेष रुचि उनकी एग्रीकल्चर में थी, जिससे मध्य प्रदेश में उन्होंने एग्रीकल्चर चुना और बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर करते हुए मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले जो एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए जाने जाते हैं, सीहोर, रीवा, जबलपुर, रहते हुए अपना अध्ययन किया। अध्ययन उपरांत वापस दमोह आकर और अपने समाज और अपने ज़िले के युवाओं के लिए, परिवार के लिए चिंतित होकर उनके लिए सक्रिय काम किया और उसके बाद उनके पास में जो एजुकेशन थी उसकी तैयारी करते हुए उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया और एसबीआई में स्पेशल एक विंग है जिसको एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ, पहली बार भी मुझे ये पता चला कि एसबीआई में एक पोस्ट होती है जो आपके साथ ही मुझे पता चला कि इसमें ऑफिसर होता है। तो आज हम बात करेंगे उस विषय में जो आपने अपने जीवन काल में जो चीज़ें चुनी, जो आपने अपने समाज को लेकर अपनी नौकरी को आपने छोड़ा, जो कि जीवन में व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण होता है कि नौकरी पाना, और उससे भी कठिन काम है नौकरी को छोड़ना। तो ये आपके जीवन में ऐसा क्या घटना घटित हुई कि आपने एक शासकीय नौकरी में ऑफिसर ग्रेड 1 छोड़कर वापस राजनीति की तरफ आए या समाज कल्याण की तरफ आए? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया और अपना पक्ष रखने का मौका दिया। जैसा आपने पूछा कि स्टेट बैंक में रहते हुए आप नौकरी छोड़ के राजनीति की तरफ मुड़ गए। देखिए, मैं एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूँ। मैं खेती खुद भी हूँ, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरे रिश्तेदार सारे लोग खेती करते हैं, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वो प्रमुखता खेती के लिए जानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खेती हमारा धंधा भी है, हमारा शौक भी है और हम उसमें कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो हमारा काम है। क्या बात है। स्टेट बैंक में रहते हुए मैंने किसानों के लिए जितना कर सकते थे पूरा प्रयास किया कि उनका कल्याण हो, भला हो। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं गांव में पैदा हुआ, गांव में बड़ा हुआ,
बड़े होके गांव में ही रहा, नौकरी में भी आया तो गांव में रहा, उसके बाद भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना तो भी गांव के लोगों के साथ रहा, किसानों के साथ रहा, और आज भी गांव में और किसानों के साथ हूँ। तो मैं जब स्टेट बैंक में था तो उस समय पे मैं देखता था किसान की हालत बहुत अच्छी नहीं होती थी, और उस समय जब हालत अच्छी नहीं होती थी तो उस समय एक मतलब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी जब बने तो उन्होंने इस देश को बदलने में 2 बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जी। और उन फैसलों का लोगों के ऊपर क्या असर हुआ वो आज दिख रहा है। बिल्कुल, जैसे दिख रहा। पहला फैसला था उनका प्रधानमंत्री सड़क योजना, जो गांव-गांव तक पहुंचाई। अब उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज वो स्थिति में हम कह सकते हैं कोई ऐसा गांव नहीं बचा जो सड़क से, डामरीकृत सड़क से ना जुड़ा हो। अब तो हम उससे भी आगे निकल गए, मजरे टोले भी हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो अलग विषय हो गया। लेकिन जो दूसरा पार्ट था, जो इस पर हम किसानों की बात कर रहे थे, दूसरा पार्ट था किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी जिसको अपन कहते हैं, वो एक्चुअली किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। और उस समय जब शुरुआत में ये आई 1999-2000 में जब इसका शुरुआत हुई तो उस समय पर जब हम देखते थे कि ये बड़ी अच्छी योजना आई और इसमें किसानों के लिए हम क्रेडिट कार्ड दे करके और उसको नगद पैसा दे करके उसको हम बहुत सारी चीज़ों से बिल्कुल सुविधाएं दे सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर उस समय का जो टेन्योर था, जो कार्यकाल था, किसान का 80% और 85% और मैं यहाँ तक कहूँ कि 90% का किसान का काम उधारी में होता था। बिल्कुल। जैसे उसके घर में शादी है तो कपड़ा भी उधार लेगा, सोने चांदी वाले के यहाँ भी उधार जाएगा और बाकी सामान भी उधार खरीदेगा और साल के साल हिसाब करेगा। शादी के अलावा भी आम जीवन में उसको जो सामान खरीदना है, चाहे वो किराना हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, तो सबके आम तौर पर सबके दुकानदार फिक्स होते थे और वो साल भर में हिसाब होता था, साल भर में हिसाब चुकाते थे, क्योंकि किसान के पास उस समय उतना पैसा होता नहीं था। बिल्कुल। और मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि उन सालों के बाद और आज के समय, अगर ये बात मैं कहूँ कि मैं जब 80 में स्टेट बैंक में आया, उससे पहले मैं गांव को जानता था, लेकिन जब किसी पोस्ट पे पहुँचते तो बड़े नए अनुभव आते हैं। और उस समय का जब मैं अनुभव देखता, जो अभी याद करता हूँ, तो सोचता हूँ कि यार पहले कैसे लोग चलते होंगे, कैसे लोग करते होंगे, वो कितनी तकलीफ में लोग जीवन यापन करते थे। तो आज का जीवन यापन देखो तो आप ज़मीन और आसमान का अंतर हो गया। और उसके पीछे अगर हम जाएं तो सरकार के बहुत सारे पक्ष किसानों के ये फैसले हुए। देखिए, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा, और राजनीतिक बात इसलिए नहीं कर रहा कि हम किसान पहले हैं पॉलिटिकली और वो सब चीज़ें बाद में हैं। तो हमारा पहला सोच होता है कि हम किसान का और जनता का कल्याण कैसे करें। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से भी कहता हूँ कि देखिए, हम अगर किसान का वास्तविक कल्याण चाहते तो हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम इस चीज़ को भूल जाएं कि क्रेडिट किसको मिलेगा। आमतौर पर राजनीति में सबसे बड़ा झगड़ा तो क्रेडिट का है, और वो क्रेडिट लेने के चक्कर में हम कई लोगों का नुकसान कर देते हैं। मैं कहता भैया, क्रेडिट जिसको लेना हो ले ले, लेकिन ऐसा कोई काम करो जिससे कि किसानों का कल्याण हो जाए। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इन 2003 से लेकर के अगर हम आज तक की बात करें तो मैंने तो एक एक दिन देखा है और एक एक समय को इसलिए देखा है कि मैं उस समय पर भी गांव में था, गांव के किसान से जुड़ा था, मजदूर से जुड़ा था, उसके बाद भी, और मैंने वो बदलता दौर देखा। मैं सच कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज देश बदल रहा है। हाँ, बिल्कुल बदल रहा है और दिख भी रहा है, और दिख रहा है। जो महसूस करे, देखिए आपकी सोच क्या है, आप कैसा सोचते हैं उसके ऊपर है। आलोचना करना इस दुनिया में सबसे कठिन सरल काम है, किसी की भी आलोचना करना। बिल्कुल। लेकिन किसी की तारीफ करना दिल बड़ा होना चाहिए, तब आदमी तारीफ कर पाता। और खासतौर से जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल चश्मा, राजनीतिक चश्मा पहने हैं, क्या बात कही, वो लोग, उन लोगों का दिल बहुत छोटा, पूरा खेल चश्मे का है, चश्मे का है। और वो मैं समझता हूँ कि उनको, उन लोगों से, जैसे मैं तो कोई अच्छा काम करता तो मैं बोलता हूँ ये अच्छा काम है, क्या बुराई है उसमें। हाँ बिल्कुल, समाज का एक व्यक्ति है और अच्छा काम करा तो बोलना चाहिए। वो उसको क्रेडिट क्या मिलेगा, डिस्क्रेडिट क्या होगा, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि अगर कोई अच्छा काम करा तो उसको प्रमोट होना चाहिए, उसकी बात जाना चाहिए। तो मैंने तो हमेशा ये बात कही। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो समय पर मैं जो किसानों को देखता था और आज देख रहा हूँ, तो 2003 के किसान को देखा और आज के देखा, जमीन और आसमान का अंतर आ गया। मैं आपको अपना बिल्कुल ऐसा अनुभव बता रहा हूँ कि जो
बहुत कम लोगों के पास होगा। जब मैं स्टेट बैंक में था तो उस समय पे ट्रैक्टर बहुत कम लोगों के पास थे। बिल्कुल, मैं आने वाला था इस बात पे, पर ये आपके अंतर्मन का विषय है। तो ट्रैक्टर बहुत कम लोगों के पास हुआ करते थे, किसान लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। 50-50 एकड़ 60, उस समय रकबे बहुत थे, बड़े बड़े रकबे थे, लेकिन 50 एकड़ 60 एकड़ 70 एकड़ का किसान भी डिफॉल्टर हो जाता था, पैसे नहीं चुका। और कितना पैसे, उस समय ट्रैक्टर की कॉस्ट ही 50,000 रुपये होती थी, 55,000 रुपये होती थी। मैं सामान के 70,000 रुपये में सामान आ जाता था, ट्रॉली कल्टीवेटर, बहुत बड़ी रकम है। और वो आज की तारीख में कितनी छोटी रकम है, उस समय इतनी बड़ी रकम थी कि वो डिफॉल्टर हो जाता, 8% 8.5% इंटरेस्ट में डिफॉल्टर हो जाता था। तो मैं इस विषय को इसलिए रहा है कि जब हम उस समय जाते थे, किसान डिफॉल्टर हो गया, 3 साल का डिफॉल्टर है, 4 साल का डिफॉल्टर है, तो कई बार हम लोग कहते नहीं, आज तो आपकी रसीद काटेंगे, कुछ भी रुपए ले दो आप हमें, हमारी हाजिरी लग जाए कि हम आपके यहाँ आए, आपसे मिले, इसलिए हमें आपकी कुछ ना कुछ रसीद काटना है। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एक बैंकर से किसान का बड़ा पारिवारिक रिश्ता हो जाता, पारिवारिक, बिल्कुल। वो ऐसा आम तौर पर ऐसी बात कर लेता जो किसी दूसरे से नहीं कर पाता, बिल्कुल, क्योंकि उसको अंदर की बात बोलना पड़ेगी तब उसकी मदद हो पाती। तो हम लोग उस समय बोला किसी को करके, आज तो कुछ रसीद काटेंगे। तो मैं सच बता रहा हूँ, उसने कहा साहब आप बैठो, चाय पियो, मैं जो कुछ व्यवस्था करके लाता हूँ। और ईमानदारी के साथ वो पूरे गांव में घूमा कि हम 500-1000 रुपये ला करके उस साहब को दे दें, तो उसको मिला नहीं। वो ना मिलने का कारण क्या था कि लोगों के पास था ही नहीं। और उस गांव में अगर कोई व्यापारिक दृष्टि वाले, जैसे जैन समाज के लोग या साहू समाज के लोग जो गांव में व्यापार करते थे, वो लोग अगर कोई हुए और उनका संबंध हुआ या वहाँ उस समय पे उपलब्ध हुए पैसे मिल गए, साहूकारी जिसको हम बोलेंगे, जिसको साहूकारी इनडायरेक्ट कहेंगे, साहूकारी भैया कल हम ठीक वापस कर देंगे, हाँ, तो उनने दे दिए तो हो गया। नहीं तो उसने हाथ जोड़ दी किसान के साहब, कल सुबह में 11 बजे तक आपको कहीं से ला के वो पैसे देता हूँ, आपकी रसीद कट जाएगी। तो वो समय भी देखा मैंने। और आज ये समय है कि हर गांव में 100 ट्रैक्टर तो बड़ी मामूली बात है। जिसके पास एक ट्रैक्टर नहीं था, आज उसके पास 4-4 ट्रैक्टर है। जिसके पास एक गांव में 2 मोटरसाइकिल होती थी, या 200 मोटरसाइकिल से कम एक गांव में नहीं मिलेंगी। पता, ऐसा नहीं कर रहा मैं, किसी भी गांव में उठा के देख लो आप। और जो पहले कच्चे घर थे, आज 90% पक्के घर हैं। बिल्कुल, सड़कें हो गई, गांव के कुलियां रास्ते बन गए, नालियां बन गई, पीने का पानी घर पहुंच रहा है, मटके से पहुंच रहा है। हमने वो समय भी देखा कि जब महिलाएं 2-2 गुंड, और हमारे गांव बुंदेलखंड में गुंड बोलते हैं, हाँ, गुंड कसेड़ी, हाँ, उसको सर पे रख के, और जिसमें अगर पानी को हम काउंट करें तो 40 लीटर, 45 लीटर, 50 लीटर पानी सर पे रख के, और 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर से पहाड़ियों पे चढ़ के जाते थे। बिल्कुल, दमोह जिले में सूखे, और दमोह जिले की नहीं, मैं बुंदेलखंड की अगर बात करें तो पानी की समस्या थी, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और उस समय और आज देखिए क्या अंतर आ गया, घर में टोटी खोल के नल पे पानी मिल रहा। हाँ, ये सरकार का काम है। बिल्कुल सरकार का काम। और इसमें देखिए, आलोचना करना और प्रलोचना करना ये अलग विषय है। कुछ त्रुटियां भी होंगी, ये भी मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं कि त्रुटि नहीं होगी। जब काम करोगे गलती तो तभी होगी, और जो त्रुटि होगी उसको ठीक करेंगे। ये हमारा काम है, प्रशासन का काम है। अगर कोई गलती होगी तो उसको सुधारने का काम करेंगे, और ये हो रहा है। आपने जैसे दूसरी बात कही, आज गांव भी बदल रहा है और शहर भी बदल रहे हैं, और इसमें बहुत कुछ योगदान। मैं बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं नर्मदा परिक्रमा पे था। हाँ। जब नर्मदा परिक्रमा पे था तो मैं रोड के किनारे किनारे नर्मदा के पास से घूम रहा था। देखिए, हाईवेज की बात हम करें तो एक अलग है। जब हाईवे से जाते हैं तो आप उतना आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि हाईवे पे अच्छी सड़कें हैं, अच्छे लोगों ने घर बना लिए, होटल बना ली, रास्ते में आपको बहुत सारे रिसॉर्ट्स मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप उसका आकलन नहीं कर सकते। लेकिन जब आप इंटीरियर में छोटी सड़कों से, प्रधानमंत्री सड़कों से या छोटी सड़कों से जाएंगे नदी किनारे, तो आपको वस्तु स्थिति, देश की, प्रदेश की वस्तु स्थिति दिखेगी। और उस समय जब हम देखते थे तो गाँव में, अंदर के गाँव में भी पक्की सड़कें, लोगों के पक्के मकान। और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, जब पहले माने अटल जी, माने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री आवास की जो योजना लाए, बिल्कुल, वो अद्भुत और मतलब किसी कल्पना से बाहर है, और उसका परिणाम आज दिख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 99% मकान जिसको पैसे मिल रहे हैं वो बना रहे हैं, बिल्कुल। और उस 99% में से 50% लोग ऐसे जो अच्छे घर बना रहे हैं। कुछ पैसा वो भी लगा लेते हैं,
कुछ मजदूरी कर लेते हैं, कोई मिस्त्री है तो अपना प्लास्टर खुद कर लेता है, और इन सब को करने के बाद वो देखो तो आप पक्के मकानों में लोग रह रहे हैं। बिल्कुल। और उससे बदला है। और आप मान के चलिए कि लोगों में कोई बोले या ना बोले, लेकिन आप उससे ईमानदारी से पूछो तो कहेगा साहब बहुत अच्छा लग रहा। और देखिए हमारी गरीब जनता, जो नीचे गांव की जनता है, जो हमारा पहला सिद्धांत है दीनदयाल जी की जो अंत्योदय की परिकल्पना है अंत्योदय की, उसको अगर हम नीचे देखते हैं जाके, और जब उस आदमी को खुश देखते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है कि चलो भाई हमने किसी एक रोते हुए के हंसाने का काम किया। और ये निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हर जगह देखने को मिलेगा आपको। मंत्री जी, मैंने देखा है, खुद महसूस किया है, जिसके कारण मैं आज आपके पास बैठा हूँ कि आपको मध्य प्रदेश में एक लोग तेज तर्राट मंत्री कहते हैं, स्पष्ट वक्ता कहते हैं। आपको जो समय सामने आता है, गलत को गलत बोलना आप अच्छी तरह जानते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सच का सामना करते हैं और सीधे स्पष्ट बोलते हैं। तो ये आपका मूल जो स्वरूप है, ये आज जो मैं आपके पास बैठा हूँ उसका मेन कारण यही है। तो ये आप बचपन से ही आपका ऐसा स्वभाव था स्पष्ट बोलना, कि ये आपने पढ़ाई और एजुकेशन के बाद जब सामाजिक परिदृश्य में आया, जब ऐसी आपने अपने आप को ढाला? नहीं, मैं मेरा स्वभाव है शुरू से, और मैं आपको सच बता रहा हूँ उसका क्या आनंद क्या है। ये कई बार राजनीति बड़ी तकलीफ देता, लेकिन मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं कि अगर आपका काम होने लायक नहीं है तो आप क्यों भटके, आपके पैसे क्यों खर्चा हो, बिल्कुल, आप क्यों टेलीफोन लगाएं, आप क्यों उस गांव से यहां तक आए। मैं तो मेरे गांव में अपनी विधानसभा में सिस्टम बनाया कि आपका काम है तो आप फोन पे बताइए। आप वहां से एक दिन की मजदूरी छोड़ के आएंगे, मोटरसाइकिल से या किसी के साथ बैठ के आएंगे, दिन भर का नुकसान करेंगे, और मजदूरी का नुकसान करके 100 से 200 रुपये आप पेट्रोल डीजल में खर्चा करके और वापस चले जाएंगे। आप मेरे पास सिर्फ इतने लिए कि बात आपको सुनाना है और मुझसे कहीं फ़ोन कराना है, तो आपका फ़ोन मैं फ़ोन पे सुन के भी तो फ़ोन कर सकता हूँ। तो आपका समय बचेगा, मेरा समय बचेगा, सरकार का मतलब देश का पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा। समय बचने के साथ उसका काम मुझे, देखिए कोई मेरे पास आया, कलेक्टर साहब को फ़ोन कर दो, थाने फ़ोन कर दो, तो मुझे जाना थोड़ी है वहाँ, फ़ोन ही तो करना है। बिल्कुल, तो वैसे ही फ़ोन कर सकता हूँ, उसको क्यों समय उसका ख़राब करूँ, मेरा भी करूँ। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा ठीक लगता है मुझे। और दूसरी बात, अगर कोई काम होने लायक नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे आते जो काम हो ही नहीं सकता। नियम कायदे, जैसे मैंने पूर्व में कहा, मैं कर्मचारी अधिकारी रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ नियम कायदा क्या हो सकता है, बिल्कुल, और कैसे काम होता है। और मैं जिस रास्ते से यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो रास्ता सारे जगह से होके आता है, बिल्कुल, अच्छे से, खराब से, गरीब से, बड़े से, सबसे मिल मिला के यहाँ तक आया। तो मैंने सारे रास्ते देखे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई काम नहीं हो सकता तो बड़ी स्पष्टता के साथ अपन कहना चाहिए, भाई परेशान मत हो यार, तो तेरा काम ये होगा नहीं, क्योंकि नियम में नहीं आता। और होगा अगर मान लो उसका रास्ता कोई है, तो उसका रास्ता ही बताएंगे इस तरीके से ये होगा, जिससे वो आपने अभी देखा मेरे बंगले में था, मैंने स्पष्ट कहा कि आप भाई फलाने आदमी से, विधायक से जाके आप फ़ोन कराइए, मैं आपकी मदद कर दूँ। क्या दिक्कत है उसमें? मैं इस कड़ी में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। मैंने आपको देखा है कि आप जितनी अंतर हृदय से बात कर रहे हैं, आप लोगों को जीते हैं। इसका एक घटना मुझे आज भी याद है कि एक महिला आई थी आपके यहाँ, और मेरा सडन उस दिन एक इंटरव्यू में आपके पास आना हुआ, और वो कागज़ लेके बहुत अंदर बाहर हो रही थी, परेशान हो रही थी। तो आपने उसको डायरेक्ट बुलाया और आपने उसको पहले उसकी गलतियों को लेके डांटा। वो पुराने कागज़ दे रही थी। कई बार ये देखा हमने कि लोग, जनता जो मंत्री या किसी पर पटाक्षेप लगाती है या आक्षेप लगाती है, लेकिन उसके तह तक लोग नहीं जाते हैं। तो उस दिन मैंने साक्षात इस बात को देखा कि उसके दस्तावेज पुराने थे। आपने उसको बिल्कुल डांटा कि मैं बिल्कुल ये नहीं करूँगा, ये गलत काम है, तुम लेके जाओ वापस। पर मैंने देखा कि आप बाहर निकलते ही आपके आधे घंटे बाद, मुझे लगता है कि लोग भूल जाते हैं इस बात को, लेकिन आप आधे घंटे बाद भी आपके दिमाग में पता नहीं वो बात रिकॉल हो रही थी कि आप उसको अंतर मन में बैठा लिए थे। बाहर निकल के आप अपने किसी कर्मचारी से बोलते हैं कि यार उस लड़के, कोई महिला आई होगी, उसको ढूंढो। और अपने जेब से मैंने देखा कि आपने कुछ पैसे निकाले जो 500-500 के नोट थे, और आप उस महिला को देके मदद की। तो आपका दो रूप देखने को मिलता है, एक राजनीतिक में आप स्पष्ट वक्ता, दूसरी तरफ उस समाज के कमजोर व्यक्ति के लिए मर्म और चिंता। तो ये आपका जो रूप है, ये हमेशा आगे भी मुझे लगता है कि समाज में, पब्लिक में आप देखने को मिलेगा कि ये परिपाटी आप कहीं भी रहते हैं, नहीं रहते हैं, तो ये आगे हम हस्तांतरण करेंगे कि नहीं करेंगे आने वाली पीढ़ी को। देखिए ऐसा है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने अपने वरिष्ठ लोगों से सीखी हैं,
मैं मतलब मुझे खुशी होती कि मैंने इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया, जैसे माननीय मलैया जी, उनको एक उदाहरण है वो, और उनने जो जीवन जिया है, उनसे जो सीखा है। मैं भी कोशिश करता हूँ कि नीचे लोग इस बात को लेके चले, क्योंकि आज और पहले में फ़र्क तो बहुत आ गया, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो पब्लिक डोमेन में कोई भी बात हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान को जो बेहतर कर सकते हैं, जो अच्छा कर सकते हैं, जिसका उसका प्रयास करना चाहिए। बुरा करने के लिए तो बहुत लोग हैं, हम क्यों उसमें फंसे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम वो है कहते रहे, उसकी चिंता नहीं, लेकिन हमको लगना चाहिए कि हम ये काम शायद ठीक कर रहे हैं तो करना चाहिए उसको। और राजनीति में हम आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि पहला जो सोच होना चाहिए राजनीति का, वो ये कि हम लोगों का कल्याण कैसे करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको ईमानदारी से, अगर राजनीति में आने का कोई कारण, हालांकि मैं शुरू से 77 में भी जब जमुना प्रसाद शास्त्री जी जब चुनाव लड़े थे, राजा मार्तंड सिंह जी चुनाव लड़े थे रीवा में, उस समय था, मैं इमरजेंसी का दौर था और मैं उस समय रीवा में था, तो हम लोगों ने उस समय पर भी जनता पार्टी का काम किया, और मुझे अच्छे से याद है 1 लाख से अधिक वोटों से आदरणीय जमुना प्रसाद शास्त्री जीते थे जी। तो उस समय से भी हम लोग पार्टी में काम कर रहे, लेकिन स्टेट बैंक में भी रहे, तो उसके साथ भी मतलब में ऐसा नहीं हुआ सामाजिक काम आपने कभी छोड़ा नहीं। ओ भाई, ये भी तो कल्याण है, बैंक में बैठ के भी लोगों का भला करना, ये भी तो सामाजिक कार्य है। उसको सही रास्ते पे लाना, उसको कर्ज से मुक्त कराना, उसमें अगर कोई तकलीफ है तो उसको मदद करना, या मदद के लिए रास्ता दिखाना। मैं मलैया जी के यहाँ ले जाता था लोगों को, भैया इसकी मदद करो, वो विधायक थे, वो मंत्री थे, मैं जाता था, ये गरीब आदमी है, इसकी मदद ये होनी चाहिए, इसका ये काम होना चाहिए। या उनको लगता था कभी बैंक से कि इसका ये काम होना चाहिए, तो मुझे फ़ोन करते थे कि लखन भाई इसको देखो यार, ये आया है, इसकी मदद करना है। तो ये मतलब एक इस तरीके से कि लोगों का हम काम कैसे कर सकते हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं जब वेरी फर्स्ट डे मैंने स्टेट बैंक ज्वाइन किया, तो मुझे आज भी याद है कि कई बार हम आम जीवन में जितने लोग होते हैं, कोई ना कोई ऐसा वाकया होता है जो आम चलते जीवन में होता है, चलते चलते चले जा रहे तो लेकिन कोई ऐसी बात हो जाती जिससे आदमी का जीवन बदल जाता, और वो बात जीवन भर उसके ध्यान में रहती है। और लेकिन आमतौर पर क्या, हमने तो बोली वो चले गए, लेकिन ये इसका पता नहीं होता कि वो आदमी के ऊपर क्या असर कर रही। और लोगों को मैंने बदलते देखा, और मैंने अपने खुद जीवन में पूरा बदलाव देखा कि मैं जब ज्वाइन करने गया तो मेरे ब्रांच मैनेजर हुआ करते थे उस समय आदरणीय NT सप्रे जी, वो बड़े तेज़ तर्राट और बड़े स्मार्ट आदमी थे। तो पहले दिन गया तो ऐसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा एक बात, मिस्टर पटेल आप जानते हो आप कहाँ किस पोस्ट पे आए हो? मैंने कहा सर बहुत सिंपल सी बात है। बोले लेकिन आप उसको दूसरी दृष्टि से देखिए, आप घर से बहुत अच्छे भी होंगे तो कितने लोगों की मदद कर पाएंगे। 80 का जमाना बहुत पुराना, बहुत महंगा, बिल्कुल कठिन काल था जब तो मैं अस्तित्व में आया ही था। हाँ। मेरा 1980 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो उस समय पे बड़ा कठिन काम हुआ करता था, 100 रुपये भी बहुत हुआ करते थे। तो उनने मुझसे कहा कि देखिए आप ऐसी जगह, भगवान ने आपको पोस्ट किया है, आपको आशीर्वाद दिया है कि आप ऐसी पोस्ट पे भर्ती हुए हो कि लाखों करोड़ों रुपए की मदद आप हजारों लाखों लोगों की कर सकते हो। देयर इज नो लिमिट कि आप किसकी कितनी मदद कर रहे हो। आपका सोच भर पॉजिटिव होना चाहिए कि ये अगर ये व्यक्ति मेरे यहाँ लोन लेने आया है या मेरे यहाँ कोई काम कराने आया है तो उसकी काम कैसे करें, उसको मदद हम कैसे करें। बैंक ने आपको कहीं मना नहीं किया। आप तो मैं ये कहूँगा कि आपको मैंने जो देखा है, तो कई बार जब आप स्पष्ट बोलते हैं, कैबिनेट होती है, विस्तार होता है, उसमें पूरे प्रदेश के मुखिया रहते हैं, विधानसभा चलती है, तो कई बार आपका स्पष्ट बोलना लोगों को शायद हो सकता है नहीं समझ में आता। ऐसी दशा में आपके मन में कहीं ना कहीं एक भाव तो रहता है दुख का कि यार मैं सही बोल रहा हूँ, समाज की चिंता कर रहा हूँ। ये जो सच है वो बोलने में मुझे कोई कहीं संकोच नहीं होता, और मैं समझता हूँ कि अगर हमारे कहने से कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए। और अगर हम छुपेंगे दबेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाए, तो ऐसा काम हम क्यों करें। और दूसरी बात कि जब हम राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं तो हमारा पहला उद्देश्य तो यह है कि हम जनता का कल्याण कैसे करें, जनता की सेवा कैसे करें। बिल्कुल, ये निश्चित रूप से हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। और हम तो स्टेट बैंक में तब भी वही काम कर रहे थे, उसके बाद स्टेट बैंक छोड़ा, रिजाइन किया। हाँ। तो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बन गए,
पॉइंट बैंक के चेयरमैन बने तो भी जनता के और किसान के साथ थे, बिल्कुल। और आज भी जनता और किसान के साथ हैं। तो हो सकता है भगवान ने पता नहीं कौन सा ऐसा नाता जोड़ा है कि जब से इस पृथ्वी पर आए, इस मानव जीवन में आए, तो समाज कल्याण के लिए आपको लगातार अपने आप जोड़ते ऐसे रहे। अवसर आते गए कि हम जुड़ते रहे और काम होता गया। और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा मौका, अच्छा भगवान का आशीर्वाद कि हम लोग कुछ कर पाते हैं। कई बार ऐसा लगता ना कि यार ये अच्छी भीड़ आ गई, ये फालतू दिमाग, ये लोगों की गलतफहमी है। आपके यहाँ कोई आ रहा है तो आप उसके लायक योग होगे तो ही आपके पास बिल्कुल और बिल्कुल। अगर आप उस लायक हैं तो आपको सकारात्मक जाना चाहिए और उन लोगों की मदद करना चाहिए। नहीं करेंगे तो समय तो बदलता रहता, कोई परमानेंट हुआ हो आज तक तो बता दो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और आज कोई कहाँ है, कल कोई कहाँ होगा, परसों कहाँ होगा, किसी को पता थोड़ी है। बिल्कुल। तो जिस जगह आपको रोल दिया है, ये तो बस वो एक गाना है ना, वैसे ही हाँ, किरदार है एक निभाने किरदार है, जीवन का किरदार है, निभा रहे हो आप। आज को आपको यहाँ बिठा दिया है और इस किरदार को आप अच्छा नहीं निभाओगे तो अगले किरदार के लिए विचार होगा। और अगर आप ये किरदार अच्छा करोगे तो अगले किरदार के लिए विचार होगा, और अगली तरफ भी जाओगे आप। आज आप किसानों की मदद कर रहे हो, कल आप किसी और की करोगे, भगवान आपकी मदद करेगा, आपको लोगों का आशीर्वाद और दुआएं मिलेगी। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं तो कोरोना में ऐसी स्थिति में था कि लोगों ने मान लिया था कि निकल गए, लेकिन लोगों की, लाखों लोगों की दुआएं थी मेरे साथ, और उन दुआओं के कारण मैं तो 92% लंग्स मेरे खराब हो गए, और उसके बाद में आज आपके बीच में बैठा हूँ। तो पब्लिक की दुआ और उनके ही कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी छोड़ने के बाद, जब आपने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया, उस समय परिवार वालों में क्या गुजरी? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। आप सोचिए कि एक, ठीक है, ये बात सही है कि एक सेफ मनी, सुरक्षित मनी रोज आपके हर महीने आपके खाते में आनी है, और आप को मिलना है, तो एक आदमी का सेफ जोन में रहता आदमी। मैंने सब कैलकुलेट किया कि भाई अगर हम खेती भी कर लेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद से खेती वेती ठीक ठाक है, तो खेती भी कर लेंगे तो हम तो इनकम लीकेज बचा लेंगे, इतनी जितनी हमारी तनख्वाह है। बिल्कुल। साल भर की हम इनकम लीकेज अगर हम बचा लेंगे तो भी मुझे लगता है कि ठीक होगा, और उसके अलावा हम लोगों का ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। उस समय भी करते थे, लेकिन राजनीति में आकर के और भी अच्छे तरीके से लोगों का सेवा कर। देखिए, 100% कभी कोई खुश नहीं हुआ। बिल्कुल, ये तो इंसान और भगवान के बीच का एक गैप है ये। और दूसरा, आप किसी भी राजनीतिक दल में जाइए, किसी भी राजनीतिक दल से खड़े होइए, तो जो सामने वालों को वोट मिली है वो जनता का फैसला है ना। बिल्कुल। तो वो भी अंतर ज़्यादा नहीं होता। उसके बावजूद भी आपकी जिम्मेवारी पूरे क्षेत्र की, पूरी विधानसभा की है। मैं समझता हूँ मैं उन सौभाग्यशाली विधायकों में से हूँ जिन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत कुछ काम किया। पिछली बार मैं जब विधायक था, मैं तो कोविड में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया था, और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जिनको लाखों लोगों की दुआएं मिली, और मैं आज आपके बीच में बैठा हूँ। और यहाँ पर आकर के मैं समझता हूँ कि जो विभाग मुझे दिया गया, सच बताऊँ तो लोगों ने जब ये विभाग मुझे मिला तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किए, और क्या ये विभाग तुम्हें मिला है, ये तुम्हारा तो दूसरा होना चाहिए, दूसरा विभाग के लायक एग्रीकल्चर का था, तुम्हारा ये था, वो था, ऐसा करके लोगों के भाव था। कोऑपरेटिव, कृषि आपका कोर विषय था, कोऑपरेटिव के आप ऐसा करके मास्टर कहे जाते थे, जिससे मध्य प्रदेश में भाजपा अपने अस्तित्व में आई। सहकारिता में उस समय आप लोग मूल भूमिका में थे। तो मैंने लोगों को कहा, मैंने कहा आपको नहीं पता ये क्या हमें मिला है और इससे क्या पुण्य मिलने वाला है। हम जानते हैं जैसे कि गाय में, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता। बिल्कुल बिल्कुल। वो गौ माता का एक एक चीज़ काम आने वाली है। बिल्कुल। और उसकी सेवा करने का अगर मुझे ऐसा मौका मिला है तो शायद ये सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। और मैं तो इसलिए सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना बरद हस्त है। बरद हस्त इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने जो योजना के लिए उनको निवेदन किया, बताया, तो उन्होंने तुरंत कहा कि इसको नीचे लाओ, उतारो। उनकी सहमति, उनका आपने देखा होगा कि उनका भी विभाग से कितना प्यार है, कितना प्रेम है, और वो चाहते हैं, वो जानते हैं इस बात को कि ये विभाग ही है जो किसानों की आय को दोगुना कर सकता है। हाँ,
ये जनता और किसानों के मर्म को बहुत अच्छी तरह बिल्कुल। आपके यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जानते हैं। बिल्कुल उनके भाषणों में भी मैंने सुना है कि हम 42 लाख रुपए तक का डेयरी लोन दे रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना जो हमारी है वो एक यूनिट है ऐसी, जो जी। 25 गाय या 25 भैंस की यूनिट है, जिसको हमने यूनिट कास्ट दिया है 42 लाख रुपए। जी। और 42 लाख रुपए में SC और ST को 33% सब्सिडी है, बाकी को 25% 25%, यानी 10 लाख और करीब 13-14 मतलब लाख। सभी वर्गों के लिए सभी आपने वर्ग। योजनाएं बनाई और हैं। ये पहली योजना है जो प्रदेश में 828 लोगों तक को देने की, और उसमें एक किसान, एक हितग्राही 8 यूनिट तक लोन ले सकता है। क्या बात। 8 यूनिट मतलब 200 भैंस या 200 गाय तक वो विदाउट कोलेटरल, विदाउट गारंटी। कोलेटरल अभी तो कई बार क्या होता है बैंक इसको करती है। वैसे हमने तो ये कहा है कि 25% मार्जिन, 25% हम अनुदान दे रहे हैं और ये आप उसको करिए, लेकिन कई जगह जब बड़ी राशि होती तो बैंक इसमें थोड़ा सा संकुचित होते। जैसे मैंने कहा ना, मैं बैंक में था तो मैं जानता हूँ बैंक का भाव। जी। बैंक को लगता है कि ऐसे नहीं हमारा कुछ उलझ जाए, बिल्कुल। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी का बैंक में किसी ने पैसा खाया। कुछ बड़े बड़े लोगों को छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल। गरीब किसान कभी नहीं खा सकता। हाँ, वो मान सम्मान के लिए जीता है। हाँ, वो नहीं, मान सम्मान के अलावा उसका काम ही उससे है। और आज का तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि मैं तो पहले बैंक में था तो अलग था, और आज का बैंक ये हो गया कि हर आदमी लोन लेता है तो ये सोच के लेता है कि हमें वापस करना है इसको, क्योंकि नहीं करेगा तो उसकी सिविल खराब हो जाएगा, उसके बिल्कुल, बच्चों का भविष्य बिल्कुल। खराब हो जाएगा, उसको कुछ भी करना है तो नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो ये चीजें अब जब सामने आ गई हैं तो निश्चित रूप से ये बदलाव तो आया है। और आज की तारीख में बैंकर से भी निवेदन करना चाहते हैं इन योजनाओं में वो सहयोग करें, और जैसे हमारी भीमराव महत्वाकांक्षी योजना है जी, और उससे लोगों के निश्चित रूप से जीवन बदलने का काम होगा। अभी हम लोग, हमारे विभाग ने एक बड़ा अच्छा काम किया, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, अरे जो देश में पहली बार चला। ये योजना भी देश में पहली हाँ, बार ये मुझे जानकारी हुई कि आपने कुछ योजनाएं ऐसे की हैं जो अन्य राज्य भी इसको मॉडल के तौर पे ले रहे हैं, लेने की पूछ रहे तैयारी हैं में है, हमसे पूछ रहे हमसे हमारे पास संपर्क कर रहे हैं कि हमको अपने राज्य में भी लागू करना है, और बिल्कुल। कर भी रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अभी भीमराव अम्बेडकर की मैंने बात कही। दूसरा जो अभी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है हमारी, मुख्यमंत्री स्वावलंबी गौशाला वो योजना अलग है, अच्छा। स्वावलंबी गौशाला अलग है। एक मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, वो डेयरी। उसमें हम क्या करते हैं, आधा पैसा, मतलब अगर हम उसको अपनी देशी भाषा में गेट बाय वन गेट बाय वन गेट वन, बिल्कुल। तो 1+1 1+1 जी। 1,47,000 रुपये 500 हम हितग्राही जमा करता है। जी। उसमें उसका इंश्योरेंस भी, उसका आना जाना भी, भैंस खरीदने के लिए बिल्कुल। 3 दिन का रुकना, सब ये उसमें शामिल है। आपने पूरा एक स्टडी करके एक इस मॉडल को बनाया है। और वो 2 भैंस खरीदेगा तो उसको उस पैसे में मतलब 2 भैंस मिलेगी। हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं बिल्कुल बहुत सारी। ये क्यों पहले ये मात्र 3 जिलों में थी ये योजना। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की तो उन्होंने सहर्षता के साथ, ये 3 जिलों में 300 के लगभग लक्ष्य होता था, अभी लगभग 1800 के आसपास, 1500 से 1800 का एक बड़ा लक्ष्य हो गया, बड़ा प्रदेश लक्ष्य के। पूरे प्रदेश में लागू किया इसको। मैं तो अभी जहाँ भी गया जिसको भी मालूम चला ये, तो वो बड़ा इसको कहता साहब टारगेट बढ़ाओ, लक्ष्य बढ़ाओ। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर रहे हैं, उसमें गाय जोड़ने के भी प्रयास कर रहे हैं, और भी कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि इतनी पॉपुलर हो रही है किसानों के लिए कि बहुत अच्छी भी है। सीधा आप खरीदो, कोई न बैंक का चक्कर न कोई चक्कर, और लोगों को अच्छे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। तो ये भी है। फिर तीसरा, हमने भी एक जो सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे देश की समस्या, और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश की, और ख़ासतौर से हमारे बुंदेलखंड या कुछ राज्यों में ऐसा जितने आदिवासी अंचल हैं, जहाँ ट्राइब्स जिले हैं, उनमें तो थोड़ी सी कम है, क्योंकि ट्राइब्स में हमने देखने में आया है कि ट्राइब्स में जानवर, मतलब गौ माता को या गौधन बोल सकते हैं, गौधन को, अभी हमारे विभाग का नाम भी बदल गया, गौपालन हो गया। गोपालन, क्या बात। तो अभी वो वहाँ पर कम है ये, क्योंकि वो लोग खेती करते हैं उससे, और वो पालने का काम भी करते हैं। लेकिन अन्य जिलों में देखो, आपके लाखों की संख्या में गौ माता सड़क पर है। बिल्कुल। तो वो सबसे बड़ा एक चैलेंज था मध्य प्रदेश का, और उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे पूरे कैबिनेट ने उसको बहुत अच्छे मॉडल के रूप में एक योजना दी, स्वावलंबी गौशाला, जिसका हमने नाम दिया गोकुल धाम। स्वावलंबी भगवान श्री कृष्ण के आसपास ये पूरी दुनिया घूम रही है। गोकुल धाम। उसमें यह है कि हम 130 एकड़ जमीन देंगे, उसमें उसको हमारी मिनिमम 5000 गाय रखना पड़ेगी। उसके साथ हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी हैं। तो वो गायें आप उनको वहाँ खुद देंगे हाँ, कि हम उनको खुद लेके जाना पड़ेगा? नहीं, हम पहुंचा के देंगे उनको।
उनको हम व्यवस्थित करने का काम करेंगे। आमतौर पर तो मुख्य सड़क पर जो गाय है उनको लेकर के वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। स्ट्रीट गौ माताओं हाँ, के लिए ये जो निराश्रित गौवंश है बिल्कुल उसको वहाँ पर भेजने का काम आश्रय की एक व्यवस्था। हाँ, एक व्यवस्था है, और वो जो इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। बिल्कुल, मुझे लगता है ये सबसे देश का पहला मॉडल है। बहुत दुख भरी दास्ता थी और ये मुझे कहते हुए खुशी है कि ये हमारा जब पूरा धरातल पर आ जाएगा, इसमें हो सकता है 1.5 साल लग जाए, 1 साल लग जाए, और जिस दिन ये पूरा मॉडल धरातल पर आ जाएगा, आप ये मान के चलिए सड़क पर गौ माता आपको एक नज़र नहीं आएगी। मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी, तो इस पर बहुत लोगों ने चर्चा भी की, और जब मैंने व्यक्तिगत रूप से भी बताया, मेरे कांग्रेसी मित्रों को भी बताया, तो उन्हें भी पीठ थपथपाने का काम किया, और उन्हें भी कहा अगर ये धरातल पर आएगी तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, दर्द तो सबका एक जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका पक्ष विरोध करना है तो करते हैं, है तो इंसान, लेकिन वो हैं तो अपने साथी हैं। और उनने भी कहा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस योजना से हमने जो जैसे इसको जोड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी। साथ में एम्प्लॉयमेंट, जो हमारी एक गौशाला होगी, जो आमतौर पर जो हमने मिनिमम 5,000 का, लेकिन 5,000 नहीं रखेगा हर आदमी, इसमें जो भी लेगा इसको 10,000 15,000 से कम नहीं रखेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसको सीएनजी बनाना है तो गोबर ज़्यादा चाहिए, खाद बनाना है तो गोबर ज़्यादा चाहिए, और भी चीज़ें जो उसको करना है तो गोबर ज़्यादा चाहिए, तो गाय तो रखेगा ही वो ज़्यादा। बिल्कुल। और उससे जब सीएनजी बनाएगा तो उसको उससे पैसा मिलेगा, साथ में खाद बनाएगा, खाद से पैसा मिलेगा, कंपोस्ट बनाएगा, जैविक वो बहुत सारी चीजें, प्रॉन्स बनाएगा, अलग अलग चीजें बना सकता है। गौमूत्र से आजकल पेस्टिसाइड बनता है, आंखों की दवाइयां बनती हैं, बहुत सारी चीजें उसमें, वो अलग अलग मॉडल हैं। अब उसमें विस्तार में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। बिल्कुल। परंतु ये जो मोटा मोटी चीजें हमने जो उसमें कहा है, जैसे सोलर लगा के वो बिजली बनाएगा, बिल्कुल, उससे भी पैसा कमाएगा। और जो बड़ा सबसे हमने इसमें एक क्लास डाली है कि ब्रीडिंग का काम भी आप करोगे, संवर्धन का काम। अगर ब्रीड अच्छी इंप्रूव नहीं करोगे तो फिर ये तो ऐसे सैकड़ों साल चलता रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा। तो ब्रीड इंप्रूवमेंट करना, और साथ में हमने ये भी कहा कि 30% दुधारू गाय भी आप उसमें रख सकते हो, और उससे आप पैसा कमा सकते हो। क्या बात है, क्या जिससे इस पूरे मॉडल को हमने एक ऐसा मॉडल बनाया है और प्रयास किया है, और बहुत सारे संशोधन भी किए, और जैसे लोगों के सुझाव आते हैं तो अगर अच्छा सुझाव होता तो हमने उसको शामिल किया है। मैं तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैबिनेट भी कहा कि जो भी संशोधन करना हो तो अब विभाग अपने स्तर पर करेगा, तो वो हम लोग को अधिकारगत रूप पे हम लोगों ने उसको अच्छे संशोधन करके, और लोगों को मैं बताऊँ आपको, अभी 7 हमारे टेंडर हो गए, जो अभी इसी महीने संभवतः LOI जारी हो जाएगी 25 तारीख के आसपास तक। और मैंने तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि बहुत जल्दी कोई बड़ा कार्यक्रम करके अपन, क्योंकि देश का पहला मॉडल है, इसका भूमि पूजन कर बड़ा रूप में किया जाए इसका, और जिससे कि एक नया मॉडल बना है और पूरे देश में इसका संदेश जाए। और जो आमतौर पे जो लोग बात करते हैं, मैं तो बता रहा हूँ, जब चूंकि ये विभाग मुझे जब से मिला तो साधु संत महात्माओं का मेरे ऊपर असीम कृपा है। वो मुझसे मिलते भी हैं, मुझे सजेशन भी देते हैं, और मुझे सजेशन भी देते हैं, तो कोशिश करता हूँ उनको ठीक करने की। और उससे ये मॉडल जब मैं उनको बताता हूँ तो बड़ी उनको संतोष होता है कि अब ये गौ माता व्यवस्थित हो जाएगी। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता को भी कहना चाहता हूँ कि हमने जो अभी 22 और प्लान तो ये है इसमें कि हर जिले में एक गौशाला हो, और वो गौशाला कम से कम 15 से 20 हज़ार गाय उस गौशाला में हो। तो अगर आप भी बताओ, अगर हर जिले में एक गौशाला बन जाएगी और 15 से 20 हज़ार गाय उसमें होगी, तो क्या गाय सड़क पे दिखेगी? होड़ मचेगी लोगों को रखने के लिए। निश्चित रूप से ये कि गाय मिलेगी नहीं, आपको हाथ फेरने के लिए भी गाय किसी घर जाना पड़ेगा। और आप अभी हमने 29 और 3 32 जगह हमने अभी चिन्हित करी हैं, जिसमें से 7 जगह हमारे टेंडर हो गए हैं, बाकी टेंडर लग गए हैं। तो मुझे लगता है इस महीने के अंत तक या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में वो इन टेंडर आ जाएंगे। और अभी जितने लोग संपर्क कर रहे हैं हमसे, मतलब समझने आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ लड़के जो हैं, यंगेस्ट लड़के, वो अकोला इसमें अंबाला में 15-15 टन के 2 CNG के प्लांट लगाए। वो राजस्थान में कुछ ज़मीन खरीद के वहाँ कुछ करने वाले थे। उनको जब ये योजना के बारे में मालूम चला तो यहाँ आ गए कि साहब आप तो हमें 1-2 गौशाला दे दो साहब, हम उसमें करना चाहें। मैंने कहा 2 नहीं, आप 4 ले लो, हम आपको देने को तैयार हैं। और वो लोग ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मालूम चल रहा है कि जब जहाँ भी इस योजना के बारे में, तो लोग आ रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, क्योंकि कार्बन क्रेडिट भी सही मिलने वाला है आने वाले समय में। बिल्कुल। कार्बन क्रेडिट भी आपको चाहिए, आम के आम और गुठलियों के दाम, यही दोनों चीज़ें होने वाली है।
तो ये योजना मध्य प्रदेश के हमारे युवाओं के लिए है या हमारे इसमें हितग्राहियों के लिए रोजगार है? के लिए भी बहुत बड़ा, एक अच्छी बड़ी गौशाला में कम से कम 400 से 500 परिवारों को काम मिलेगा। तो आपने ये ऐसा कर दिया है कि ये योजना इनबिल्ट में एम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल प्रोवाइड करा रही है, बिल्कुल बिल्कुल, प्रोडक्शन भी कर रही है, संवर्धन भी कर रही है। तो एक ही बैनर के नीचे आपने एक बहुत सारी चीजें, और इसको हमने तो पर्यटन से भी जोड़ दिया। अरे वाह। इस यहाँ जहाँ अच्छी जगह है, जैसे हमारे दमोह का ही है, अब जो हमारे दमोह का जो प्लॉट है वो 520 एकड़ का है, उसमें हम लगभग 25,000 गाय रखने का काम करेंगे। और वो एक डैम के किनारे है, बड़ा डैम है, जिससे लगभग 20,000 25,000 एकड़ में सिंचाई होती है। वो इतना बड़ा डैम है, तो आप समझ लीजिए वहाँ क्या खूबसूरती होगी। डैम बना हुआ है, बाजू में एयरपोर्ट है, मतलब एयरपोर्ट मतलब स्ट्रिप है, पुरानी स्ट्रिप है, वो अब उसको बनाने का काम करें। तो लगभग वो टोटल अगर हम जगह देखें तो 1000 एकड़ जगह है। तो वहाँ पर हम उनके खाने के लिए भोजन और चारे की जो व्यवस्था हम जिसको कहते हैं वो सब चीजें हो जाएंगी, सब वहीं हो। दूसरा जो मध्य प्रदेश में, उसमें चूंकि वहाँ बाजू में माइसन सीमेंट है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तो वहाँ पर वो पर्यटन का काम भी कर सकते हैं, बोटिंग का काम भी कर सकते हैं, वहाँ बोटिंग भी डाल सकते हैं, टूरिज्म भी बढ़ जाएगा। टूरिज्म को भी इसको जोड़ा है इसमें, इको विलेज टूरिज्म जैसा कॉन्सेप्ट। इसमें जैसे किसी ने 10 हट्स बना ली तो वो गौशाला का भी आनंद लेगा, साथ में बोटिंग का भी आनंद लेगा और अपना काम करेगा, हमारे परंपरागत भोजन का भी आनंद लेगा। सब उसमें रखा जाए। बुंदेली भोजन के लिए बुंदेलखंड जाना जाता है, कल्चर के लिए जाना जाता है। इस बात से ही है कि जो लोग आ रहे हैं वो बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी बड़ा है जी। लगभग एक गौशाला अगर बहुत अच्छे से 10 से 15 टन CBG के बनाएगा तो लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए खर्चे होंगे। इन्वेस्टमेंट में है। तो बैंक क्या सपोर्ट है इसमें? बैंक सपोर्ट कर सकती है, बिल्कुल करेगी। और कुछ लोगों ने मॉडल अपना कराया भी है, कुछ लोग, ये कंसोर्टियम है, 6-7 लोग मिलके इसको काम कर सकते हैं, हमने वो भी अलाउ किया है। अच्छा, कंसोर्टियम इसमें अलाउ है। हमने तो इसमें दान का पैसा भी अलाउ किया, हमने इसमें आपका अगर कोई CSR का है तो उसका पैसा भी अलाउ किया, CSR का लगा लो आप पैसा। मतलब आपने गौ माता के घर के लिए, आश्रय के लिए ये योजना बनाई है। इससे तो साफ दिख रहा है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि गाय को घर मिल जाए। बस वो मिल जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये बड़ा सफल काम होने वाला है। और इसमें अगर भारत के बाहर जो NRI हैं उनके लिए भी योजना मतलब है कि हमारे यहाँ इसमें कुछ नियम है इसके? नहीं, कुछ नहीं, आ रहे हैं। अशोकनगर की एक सरदार जी हैं जो NRI है, वो उन्हें अभी एक अशोकनगर ली है, शिवपुरी वो लेने वाले हैं, VC में टेंडर डालने वाले हैं। उनके बेटे वगैरह वहाँ रहते हैं कनाडा में, और वो यहाँ पे उनको भी वापस बुला रहे हैं। और ये मॉडल जिसको समझ आ जाता है, जिसको पूरा समझ लेता है, तो आप ये मान के चलिए इससे अच्छा कोई काम लोगों नहीं दिखता कि यार हम देखिए CNG से भी पैसा कमा रहे हैं, हम गौ माता की सबसे बड़ा काम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम इतने आइटम हैं जुड़े हुए हैं इसमें पैसे के लिए कि आपका जो 100 करोड़ या जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बहुत जल्दी वसूल हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह सकता कि कहीं अगर वो कुछ बात हुई तो बाद में आदमी पकड़ेंगे आपने इतने दिन कहा। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये मॉडल बहुत अच्छा है, और इसमें 30 साल तक के लिए आपको दिया है हमने, 20 साल प्लस 5 साल प्लस 5 साल, इट विल बी एक्सपेंडेबल। हाँ, क्योंकि कोई अगर जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो चाहता है कि उस जगह में उसके जीवन के 3 दशक निकलेंगे। 3 दशक का तो हमने वैसे ही किया कहा है, तो वो आगे भी उसकी योजनाएं, ये दशक उसके बढ़ते चले जाएंगे उसकी व्यवस्था। देखिए, ये तो आप एक बात समझिए, जब गौ माता, इतनी गौ माता हम वहाँ रखेंगे तो कोई छोड़ के कहाँ जाएगा? वो खुद भी नहीं जा पाएगा और सरकार भी कैसे उसको करेगी? बिल्कुल, ये दोनों के बीच का एक बहुत बड़ा आत्मिक अनुबंध है, ना कि एक व्यापारी का। नहीं, व्यापारिक नहीं। इसमें देखिए कहीं व्यापार दिख रहा है आपको क्या? हमने तो इसको सेवा भाव के साथ सब लोगों को इतना फ्री हैंड दिया है कि आप इन्वेस्ट करिए। पहला हमारा ये है कि गौ माता को व्यवस्थित करिए, उसके बाद ये चीजें भी आप कर सकते हो। अब जिसको करना है करे, नहीं कर रहा हो ना करे। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं कि साहब हमें तो सिर्फ गौशाला चलाना, आप गौशाला चलाओ, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं, अब आप गौशाला नहीं, अगर आप CNG नहीं बनाओगे तो हम नहीं देंगे, ऐसा मैंने कहीं नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि गौ माता के साथ ये काम आप कर सकते हैं, अलाउड है। तो जितने भारत में हमारे शंकराचार्य हैं या मंदिर हैं, मठ हैं, इन सभी जगह जो गौवंश ये लोग पालते हैं, खासतौर से गौ माता के, इनके साथ वीडियो वायरल होते हैं। इनमें से पूरे भारत के किसी शंकराचार्य या किसी मठ ने भी ऐसा प्रयास किया है कि इसमें हमें एक गौशाला मिले? नहीं, अभी तो नहीं। क्या होता है आमतौर पर जो साधु संत महात्मा हैं वो बहुत बड़ी बड़ी गौशालाएं चला रहे हैं। अभी मैं रमेश बाबा की गौशाला गया था, 70,000 गौवंश है वहाँ।
बरसाने में, जी मैं देख के आया। जी। हमारे जो सालरिया है, हमारे सरकार का जो हाँ। है मध्य प्रदेश का आगरमालवा जिले में सालरिया, उसको चला रहे पथमेड़ा के वाले। हाँ, पथमेड़ा, बिल्कुल। उनके पास 1.5 लाख से अधिक गौवंश है अलग अलग। लेकिन रमेश बाबा जी जो बरसाने की, वो 17,000 एक जगह है, इनके पास 1.5 लाख हैं अलग 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 स्थानों में। तो ये निश्चित रूप से जो आएंगे, मैं सबका स्वागत करूंगा, आए और उसमें शामिल। क्योंकि सनातन की अगर बात करेंगे तो गौ माता आज भी उसका जो है मूल रूप है। बिल्कुल है, और पहले भी था। बिल्कुल। अब मैं बस शॉर्ट में आपके साथ जाऊंगा कि मध्य प्रदेश में विगत 2 वर्षों में आपने वेटनरी पशुपालन डेयरी के लिए बहुत अच्छे काम किए, जिसमें आपके प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने आपको फ्री हैंड दिया, क्योंकि आपकी कार्य योजना ऐसी थी। उन योजनाओं के बारे में एक एक लाइन में मैं जानकारी चाहूँगा, कि ताकि ये प्रदेश और देश के बाहर भी जाए और इसमें लोग लाभान्वित हों, रोजगार जनरेट हो। मैं बहुत छोटे छोटे से, आप जैसे हमने अभी अभी अभियान शुरू किया, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान जी। वो अभियान क्या था? 10 से अधिक गौवंश जिसके पास है या भैंसवंश है, उसके पास हमारा विभाग के आदमी जाएंगे, डॉक्टर जाएगा, उनसे मिलेगा, उनसे बात करेगा और उनको समझाएगा कि इसी परिस्थितियों में आप बेहतर उत्पादन कैसे ले सकते हो, और अभी जो कर रहा है उसमें क्या गलती हो रही है, उस गलती को कैसे ठीक करोगे, उसको और व्यवस्थित कैसे कर सकते। हमने जब ये अभियान चलाया अक्टूबर के महीने में, ये 10 दिन का अभियान था, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों को इतना अच्छा लगा और उससे बदलाव भी आया। उसके बाद हमने अभी किया 5 से लेकर 10 तक का दूसरा चरण, उसमें हम और नीचे तक गए। अब हम 1 से लेकर 5 गौवंश जिनके पास है, अब उनके घर तक जा रहे हैं। हमारा विभाग, पूरा विभाग का मैत्री है, डॉक्टर है, ABFO है, और बहुत सारी जगह हमारे PS, हमारे डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर्स, और इंक्लूडिंग मैं भी हर कई जिलों में मैं गया हूँ। तो इससे हुआ ये कि लोगों को उत्साह भी मिला कि भाई कोई पूछने वाला, और हमको भी मालूम चला कि बहुत सारे संवर्धन के काम हो रहे हैं, लेकिन कई बार हम लोग तक जानकारी नहीं आती। जैसे हमारे ही क्षेत्र में एक गाँव है, वहाँ पे एक मैत्री ने 40 से 50 नई नस्ल की बछियाँ तैयार कर दी, लेकिन हमको ही नहीं पता था। जब इस अभियान में गए तो मालूम चला, तो मैंने उसकी पीठ थपथपाई, उसकी तारीफ की, और भी लोगों ने उससे प्रेरणा ली कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी जैसे हमने बताया आपको कि हमारा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, ये बड़ी महत्वपूर्ण पॉपुलर हो रही है। तीसरी कामधेनु वाली योजना, वो भी बड़ी सफल और अच्छी हो रही है। हम 828 लोगों को मध्य प्रदेश में लोन के माध्यम से कर रहे हैं, 10% 25% सब्सिडी भी दे रहे हैं। हम अभी एक जो बहुत ही महत्वाकांक्षी होगी और महत्वपूर्ण होगी, वो लाडली बहना को हम इससे गौ माता से जोड़ने का काम। क्या बात है, क्या बात है। जितनी हमारी 1.25 करोड़ लाडली बहनाएं हैं, तो अभी हम रैंडम बेसिस पे हर जिले में, हर गांव में 2-2, 4-4, 5-5 लोगों को जोड़ करके पूरे प्रदेश के अंदर हम लगभग शुरुआती दौर में हो सकता है 50,000 से लेकर 1 लाख तक गौ माताओं को, लाडली बहनाओं को गौ माता से जोड़ दें। बिल्कुल। और उनको कुछ टाइप करके ऐसा कि बैंक से टाइप कर दें, उनका जो 1,500 रुपये मिल रहा है उसका वो 3,000 और 4,000 कमाएं 1,500 की जगह। कई बार बैंक से बहुत कठिनाई होती है, नहीं, इस योजना को ऐसा बना रहे हैं हम कि बैंक बिल्कुल हंसते हंसते करेगी। तो इसमें मध्य प्रदेश सरकार की कोई इनको मैसेज या ऐसा लेटर जाता है कि भाई इनको आपको सहयोग करना है? वो तो योजना ही जाती है, पूरी योजना ही जाती है बैंकों में। बैंक के जो चेयरमैन हैं, बैंक में जो CMD हैं, स्टेट हेड जेडो हैं, उनके पास जाती है और उनसे नीचे तक उतरती है, उनको लक्ष्य दिए जाते हैं फिर। और मुझे लगता है ये वाली योजना तो बहुत महत्वपूर्ण होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया था, उन्होंने कहा इसको आगे बढ़ाओ, तो हम लोग इसको धरातल पर उतारने के लिए योजना बना रहे हैं और बहुत जल्दी उसको नीचे लाएंगे। मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछले साल एक गौ माता के लिए हाईवे पे एक वैन चलाई थी। तो जो वैन चलाई थी, मध्य प्रदेश में बहुत पहले एक ग्राम रक्षा समिति बनी थी। तो मुझे जानकारी कई लगी कि आप भी ऐसी कोई युवाओं की टीम मध्य प्रदेश में अंदर ही अंदर गौशालाओं में या ग्रामीण परिवेश में। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, लेकिन अभी मैं इसलिए उसकी चर्चा नहीं करना चाहता कि हम जरा पहले जो हमारे हाथ में जो 3-4 योजनाएं हैं जी, उनको विस्तृत और व्यवस्थित दोनों कर दें, फिर उसके बाद तीसरी चीज़ को हाथ में लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हर गाँव में, मैं तो जाता हूँ, अब चूँकि इस विभाग से जुड़ा हूँ तो लोग मुझसे उम्मीद भी करते हैं, हर गांव में गौ सेवक मिलते हैं। नए नए लड़के, यंग लड़के मिलते हैं जो घायल गौ माता उसको सेवा करते हैं, उसको ले जाते हैं, उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, इधर से लाते हैं। हम लोग, मुझसे मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भैया दवाई की व्यवस्था करा दो, मैंने इसको ऐसा किया। तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा, और जो मैंने आपको मौखिक चर्चा की थी ऐसे, वो थोड़ा सा समय लगेगा,
लेकिन बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा। और जिससे पशुपालन विभाग के द्वारा क्या कोई दवाइयाँ हैं जो निःशुल्क प्रदाय की जाती हैं गौशालाओं को या पालन को? नहीं, बहुत सारी देखिए, अभी गौशाला को परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम उनको भूसा के इकट्ठा करने की ट्रॉली भी देंगे, भूसा बनाने की मशीन भी देंगे और कटर भी देंगे। और इसलिए देंगे कि गौ माता को जो हम एक तो हार्वेस्टर नरवाई से जलाने का काम हाँ। करते हैं तो वो नहीं होगा, बिल्कुल। लोग बेलर्स बना के उसको रखेंगे या लोग उसको भूसा बना के रखेंगे, तो गौ माता को भी फायदा होगा, किसान को, गौशाला को भी होगा, और जो नरवाई जलाने की बात है, जो पॉल्यूशन की बात है, वो भी ठीक होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने जोड़ के रखी एक साथ, और हमारे मुख्यमंत्री जी का साफ विज़न है, साफ कहना है कि हम इसको और आगे लोगों को कैसे जोड़ सकें जिससे लोगों की आय बढ़ सके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि किसान की आय दोगुनी करना, लोगों की आय दोगुनी करना, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई चांस नहीं है। क्योंकि मैं किसान हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा किसान हूँ, किसानी में जीवन निकला है, तो अब मुझे लगता है बहुत मैक्सिमम पे सारी चीज़ें पहुँच गई उत्पादन, तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने की गुंजाइश मुझे लगता कम है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई, लेकिन कम है। और आज अगर कहीं गुंजाइश दिखती है कि जिससे कि हमारी जीडीपी में कोई बहुत बड़ा योगदान हो जाए, हमारे किसानों में राशि को बहुत योगदान हो जाए, और किसान भी इसको तकनीकी तरीके समझे, व्यावसायिक तरीके कौशल व्यवसाय समझने लग जाए कि इसको व्यवसाय करना पड़ेगा। हम पार्ट टाइम से करेंगे तो उसका उतना फोकस नहीं होगा। किसी भी काम को यदि हम पूरा फोकस नहीं करेंगे, पार्ट टाइमली लेंगे, तो फिर वो वैसे ही मिलेगा आपको। बिल्कुल। और इसको हमने इसको व्यावसायिक तरीके से देखा कि हम गाय को कितना दे रहे हैं, भैंस को कितना दाना दे रहे हैं, कितना उसका उत्पादन है, कितना हमारा खर्चा आ रहा है, कितना हमको कैसे कम करेंगे, और यही हिसाब अगर आप हिसाब से करेंगे तो वो व्यावसायिक होगा, और उसमें अगर आपको घाटा फायदा दिखेगा, और जब दिखेगा तो आप उस तरीके से उसको करोगे। और यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो किसानों की आय को दोगुना कर सकता है, और बहुत कम लागत में, कम उसमें किसान का खर्चा चलाने का काम कर सकता है। एक बीच में मैंने सुना था कि पिछले 2026 और 25 के बीच में लंपी वायरस करके एक बीमारी जो गौवंशों में आई और बहुत तेज़ी से फैली, जिसके लिए वैक्सीनेशन में आपने काफ़ी सघन अभियान चलाया, बिना मतलब चिन्हित बगैर गौशालाओं पे भी आपके डॉक्टर पहुंचे, जिसको आप सीधी मॉनिटरिंग करते थे। इसके लिए आगे भी कोई रूपरेखा है वैक्सीनेशन को लेकर? वैक्सीनेशन तो लगातार चलती रहती है, हर चीज़ की प्रक्रिया है, वैक्सीनेशन नहीं बनती रहती, चलती रहती है, और वो सरकार लगातार कर रही है। अभी जैसे आपने बताया कि हमारे 1962 करके वैन्स हैं, गाड़ियाँ हैं, जिसमें हमारा पैरावेट होता है, हमारा डॉक्टर होता है, हमारा ड्राइवर होता है, हमारी दवाइयाँ होती हैं, जो फ़ोन कॉल पे। और मैं समझता हूँ ये सिस्टम आपको हमारे यहाँ जाके देखना चाहिए। हमारे कंट्रोल रूम में आप जाके देखोगे तो हम यहाँ बैठ के पूरे प्रदेश की 406 गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं, उसमें कितनी अभी टायर में हवा, ट्रैकिंग लगी हुई है एक्चुअल जी, ट्रैकिंग के अलावा भी उसमें कितना डीजल है, कितनी उसमें हवा है, और ये आज कितनी चली है, ये हम यहाँ बैठ के बता सकते हैं। आपने पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, और ये बहुत अच्छा सिस्टम है, जिससे हम ट्रांसपेरेंसी को लेके खास तौर से कहेंगे तो बहुत। और जो 1962 है, अभी हम 406 चला रहे हैं, अभी लगभग एवरेज 1 लाख के आसपास गाय पर, जानवर पर है, ये सभी प्रकार के जानवर, कुत्ता बिल्ली सबसे लेकर के। अब हम उसको नीचे घटा के, अभी हमने केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन किया है, पत्र भी भेजा है, फ़ोन पर भी बात की है कि हमें और 1962 की राशि दी जाए, ताकि हम उसको और नई गाड़ियाँ चला करके लोगों को और अधिक सुविधा दे सकें। और ये बहुत पॉपुलर हो रही है ये, क्योंकि किसान को घर पर फ़ोन किया तो उसकी गाय का, उसके जानवर का सुविधा घर बैठे इलाज घर पे हो जाता है उसके। बहुत नॉमिनल अमाउंट है, बहुत उसमें सिर्फ इसलिए रखा गया नॉमिनल अमाउंट को, कोई फालतू फ़ोन ना करे। बिल्कुल, इसलिए उसको। और चूँकि कॉल्स बहुत आते हैं, अब जैसे जैसे लोगों को मालूम चल रहा, 2 साल हो रहे इस योजना को, 3 साल लगभग, तो अभी ये जैसे जैसे पॉपुलर हो रही है तो लोगों को और कॉल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा उसको बढ़ाने का काम। बहुत अच्छी बात है। आपने पिछले 2 वर्षों में कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई, जो आज जिसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में कई हितग्राही हुए। तो मैं जानना चाहूँगा कौन कौन सी योजनाएं और कितने हितग्राही लाभान्वित हुए और कितने लाभान्वित होने की कगार पे हैं? नहीं, जैसे मैंने अभी आपको सारी योजनाओं के बारे में चर्चा की, बताया कि हमारी डेयरी प्लस है, हमारी कामधेनु है, हमारे भीमराव अम्बेडकर योजना है, ये सारी की योजनाएं हमने जो चला रखी अलग अलग तरीके से। अब जैसे मार्च का एंड है, तो अब मार्च में सारे साल भर में कितना हुआ ये अब अभी मालूम चल जाएगा अपने को, जैसे पूरा टारगेट और लक्ष्य समय पूरा होगा।
अनुदान जैसे बैंक से होता है, या जैसे बताया हमारा डेयरी प्लस का है, जो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस वाला, उसमें सीधा हितग्राही ड्राफ्ट जमा करता है, उसको सीधा बोलते हैं कि आप जाओ भैया फलानी जगह, पंजाब चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, वहाँ से भैंस खरीद लाओ आप उसको, और उसको पैसे हम दे देते तो हैं। कोई अनुबंध है हमारी बाहर की डेयरियों से जो कमर्शियल डेयरियों से अनुबंध नहीं है हमारे जो वो होते हैं वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स ले जाते हैं उनको, और चूंकि वो कोई तो हम उसमें सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ेगा। हाँ, एक मेडिएटर चाहिए जो सही जानकारी दे। तो सही जानकारी दो, और खूंटा बदल का कार्यक्रम भी ना हो सके। बिल्कुल, क्योंकि हम मध्य प्रदेश का, जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमने 9% जो हमारा उत्पादन है देश में, हम तीसरे नंबर पे, हम उसको पहले और दूसरे नंबर पर ले जाना चाहते हैं दुग्ध उत्पादन में। आज हमारे जैसे 9% कलेक्शन है अभी हमारा, हम उसको 20% तक ले जाना चाहते हैं। तो जब दूध उत्पादन हम बढ़ाएंगे तो ही तो हम उस पर जाएंगे। तो उसको बढ़ाने के लिए हमको नई नई योजनाएं लाना पड़ेंगी, जैसे ये ला रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये सब हम अभी जो योजनाएं चल रही हैं, भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे हमारी विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर योजना हो, या दुग्ध समृद्धि संपर्क, ये अपनी डेयरी प्लस हो, ऐसी सारी योजना हमारी इसीलिए है कि ये अधिक से अधिक उत्पादन और लोगों तक फायदा पहुँचे, इसलिए ये सब चीज़ें। बहुत अच्छी बात कही। मैं एक छोटा सा, लोग बोलते हैं पूरे भारत में गुजरात के मॉडल को आजमाने के लिए या अपनाने के लिए, तो मैंने ये देखा है कि गुजरात में 2 मॉडल चलते हैं, एक अमूल है और एक वर्तमान में रजिस्टर्ड हुआ है समूल, जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा पूरे ग्रामीण परिवेश से दूध संग्रह कर ये जो है लोगों को लाभान्वित करती है, किसानों को सही समय पे पैसा देती है। आप भी मध्य प्रदेश के कोऑपरेटिव के एक तरह से प्रणेता कहे जाते हैं, और आपने पूरा सहकारिता को ज़मीन तक जाना, पंचायत तक जाना, घर तक जाना, और उसके कारण ही आज भाजपा मध्य प्रदेश के अस्तित्व पे है। भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक्चुअल बात तो यही है। तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी हम दुग्ध की ऐसी कोई नई योजना संचालित करने के मूड में हैं, जिससे हम घर बैठे पूरे प्रदेश का दूध कलेक्शन करके एक प्लेटफॉर्म जनरेट करें? निश्चित रूप से आपने देख रहे हो, सांची में जो हमारा है ब्रांड है, हमारा सांची मध्य प्रदेश का, उसको हमने नीचे तक बढ़ाया। अभी एनडीडीबी के साथ हमने MOU किया है, जो दुग्ध कलेक्शन भी हमारा बड़ा है, और सोसाइटियाँ जैसे हमारे पहले 5,000, 6,000 सोसाइटियाँ काम कर रही थी, कुछ डिफंक्ड भी थी, उसमें से हमने उनको भी जिंदा किया है, और अब हम इसको 30,000, 35,000 तक सोसाइटियाँ बनाएंगे और उनको दुग्ध कलेक्शन का काम करेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं एक गाँव में अभी गया, उस आदमी ने कहा मैं 2,000 लीटर कलेक्शन कर रहा हूँ, जहाँ पे 200 लीटर कलेक्शन नहीं होता था। तो ये अपने आप में संतोष होता है कि चलो लोगों के पास काम पहुँचा, और ये कोऑपरेटिव के माध्यम से, सोसाइटियों के माध्यम से नीचे तक, जनता तक पैसा पहुँच रहा। और हमने मतलब हमारे इस सांची ने 2 रुपये से लेकर के 9 रुपये तक का रेट बढ़ाया है, और हमने हितग्राही पर, जो हमारा दूध का वो भोगता है, उस पर भार नहीं पड़ने दिया, उसको मात्र 1.5 से 2.25 रुपये का भार पड़ा अधिक। तो मध्य प्रदेश में भविष्य में सांची के अलावा भी कोई ऐसा सोसाइटी या कोऑपरेटिव संस्था लाएंगे कि हम ये लाने की तैयारी में हैं कि हम सांची को ही बढ़ाएंगे। हम क्या हम तो चाहते हैं सांची को और बढ़े, और सांची तो इस राज्य के अलावा भी दूसरे राज्यों में जाए और दूसरे राज्यों में भी काम करे। और मैं तो नेपाल गया था, तो नेपाल में दूध का रेट 140 रुपये किलो है, लीटर है। हाँ, तो हम इसको निर्यात भी कर सकते हैं। अगर वो सारी व्यवस्थाएं बनती तो क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और दुग्ध उत्पादन ज़्यादा होगा तो खपत भी तो हमें कहीं ढूंढना पड़ेगी। उत्पादन करना जितना कठिन है, उतना ही सबसे ज़्यादा कठिन तो मार्केटिंग है। और वर्तमान में कई बार देखने में आता है कि दूध के नाम पे एक केमिकल है जिसका नाम है पाम ऑयल, या कुछ ऐसे केमिकल के माध्यम से दूध बनाते हैं, और तो इनमें कभी ये हमारे जो SSGs के माध्यम से ऐसी चीज़ें ना पहुँचे, इसके लिए कोई हमारी कार्य योजना? निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग समय समय पर चेकिंग और ये सब होती रहती है, और अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो बहुत उस पर कठिन कार्रवाई करते हैं, क्योंकि एडल्ट्रेशन, क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई बात है, और बड़ा इसमें कड़ा कार्रवाई होनी चाहिए, और करते भी है जहाँ ऐसी बात आती है। हालांकि अब तो जब नेचुरल चीज़ें आ जाएंगी बाहर, तो अपने आप इन पे लगाम लगेगी, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको और नियंत्रित किया जाए। मैं आपसे 2 लाइन एक आग्रह चाहूँगा कि इस माइक के माध्यम से, इस चैनल गुरुजी के नाम से, गुरुजी ये ऐसा एक चैनल, पॉडकास्ट है जो मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में रिलीजियस, पशु कल्याण एवं ग्रामीण परिवेश की योजनाओं का ही विस्तार करने वाले व्यक्तियों के साथ में साक्षात्कार या वार्तालाप करता है। तो इस माइक के माध्यम से मैं आपसे 2 शब्द चाहूँगा, जो प्रदेश, देश और देश के बाहर लोग हमारे प्रदेश में गौ माता या रोजगार को लेके कैसे आ सकते हैं। निश्चित रूप से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूँ,
जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, हमारे स्वावलंबी गौशाला में आएँ और इसमें अपना इन्वेस्ट भी करें और इसका जो गौ माता का सेवा का कार्य है वो भी करें। मैं तो सभी लोगों से हमेशा कहता हूँ कि एक हिंदू एक गाय, सब लोग अपने घर पे एक गाय रखें। जिनके पास रखने की व्यवस्था है वो निश्चित रूप से रखें, और नहीं रख सकते, ऐसी भी कई बार दिक्कतें हैं, कॉलोनी में रहते लोग गाय नहीं रख सकते, समय नहीं है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उन सारे लोगों से, कि आप गौ माता के लिए ऐसी संस्थाएं चुनिए जो संस्थाएं वास्तव में गौ माता की सेवा करें। उनको एक गाय गोद ले लीजिए, आप रखेंगे वो, आप गोद ले लीजिए, उसका खर्चा उठाइए, तो उसका पुण्य आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। और भावनात्मक भी हमारे सनातन व्यवस्था का भावनात्मक से जुड़ा हुआ, भावना से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और गौ माता हमारे लिए, जैसा हम जानते हैं, सनातन में कहा गया है कि 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, और ये सब हमें गौ माता आशीर्वाद देती। मैंने तो यहाँ तक साधु संतों के उससे और अपने मैंने भी कहीं पढ़ा है कि गौ माता इतने प्यार करती है लोगों को। अगर आप उसके पीठ पर, सर पर और उसके बॉडी पर हाथ जब आप घुमाते हैं तो ब्लड प्रेशर, शुगर तो कंट्रोल होती है। उसके अलावा अगर आपके शरीर में किन्हीं तत्वों की कमी है तो उस कमी को दूर करने का काम भी करती है। और अगले दिन जब आप जाओगे तो आपके अगर B12 की कमी है तो ऐसा कुछ गौ माता करेगी कि B12 भी आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, कि जो आपके अंदर कमी है वो महसूस करके उसको लाके आपको देने का काम करती है। तो गौ माता तो माता ही, हम इसलिए तो सब गौ माता बोलते हैं। बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात यह है कि वो हमारे जीते जी भी काम आती है, और हमारे जाने के बाद भी उसके शरीर का एक एक हर चीज़, गौ माता का हर क्षण और हर चीज़ काम आती है, और उसका आशीर्वाद तो हमेशा ही होता है। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि द्वापर और त्रेता में एक बात कही जाती थी, जब गाय चर के वापस लौटती थी, जिसको हम सांध बेला की जगह गोधूली कहते थे। गोधूली बेला। तो वो गोधूली में बोलते हैं कि अपने आप ऐसी ताकत थी कि उस जो धूल उड़ती थी, उस धूल से ही आधी बीमारियां और वायरस और ये चीज़ों का जो है खात्मा होता था। रूप से गौ माता के अंदर जो, जैसे मैंने कहा ना कि अपन हाथ जब उसके ऊपर सहलाने का काम करते हैं तो आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां भी नियंत्रित होती हैं, तो बाकी बीमारियां भी कंट्रोल निश्चित रूप से गौ माता कर सकती है। गौ माता का जो आशीर्वाद वो सबको मिले। और जैसा आपने हमारे यहाँ परसों भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी संगोष्ठी की कृषक कल्याण वर्ष के रूप में, और उसको नीचे तक हम कल हमारे गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होगी और अगली गुड़ी पड़वा तक चलेगी। पिछली बार गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होकर के हमारे गौ सुरक्षा वर्ष चला था गुड़ी पड़वा से इस गुड़ी पड़वा तक, और अब इस गुड़ी पड़वा से लेकर अगले गुड़ी पड़वा तक किसान कल्याण वर्ष चलेगा। पिछले वर्ष आपने उद्योग था, उससे पहले गौ रक्षा वर्ष था, इस बार कृषक कल्याण वर्ष है। और इसे कृषक कल्याण वर्ष में हम हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम गांव के नीचे तक जा करके किसानी को कैसे हम बेहतर करें, कैसे उसका उत्पादन बढ़ाएं, कैसे उसको अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें, और कैसे हम उद्यमी तैयार करें। और आज इतना स्कोप है एग्रीकल्चर में। हम अभी उस दिन देख रहे थे, कोई कुछ बना रहा, कोई कुछ बना रहा, और आजकल तो जो पैक्ड फूड का मामला आ गया, तो 1.5 साल तक उस पैक्ड फूड को आप, उसमें रोटियां भी हैं, सब्जी भी है, समोसे भी हैं, और पैक करके रखो आप, चाहे मक्के के भुट्टे हों, चाहे बहुत सारी चीज़ें, हाइजीन मेंटेन, तो बहुत सारे अपने पास काम है। अब मध्य प्रदेश निकल समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर, समृद्धि की ओर जा रहा है। और जो हमारे युवा हैं वो आकर के इसमें काम कर रहे हैं। अभी कुरबाई की एक बेटी ने भी बड़ा बढ़िया काम किया पैक बनाने का, उसको डिहाइड्रेट करके, फलों को डिहाइड्रेट करके पैक करने का काम किया, और विदेश में भी कई करोड़ों की सप्लाई कर रही है। तो निश्चित रूप से हमारे इस एग्रीकल्चर में बहुत गुंजाइश भी है। और अब मध्य प्रदेश आगे दौड़ पड़ा है, चल पड़ा है, तेज़ी से चल पड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। जब एक्सीलेटर पर पैर रखा जाता तो गति बहुत तेज है। क्या बात है। मैं बस एक लाइन और पूछूंगा आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने जब भी देखा है तो कभी वो योग में, कभी मयूर आसन में रहते हैं, कभी वो तलवारबाजी करते हैं, और बहुत हंसते और साधारण व्यवस्था में रहते हैं। लोग कई बार पटक्षेप करते हैं, पर आप मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कल्पना करते हैं? जिस तरह की वो घोषणाएं करके और नीचे उतार भी रहे हैं, तो आप किस परिप्रेक्ष्य में उनको देखते हैं? बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, जो अपने मूल धारणा जो उनका साधारण परिवेश है उसको कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। पहलवान थे वो, तो पहलवानी भी करते हैं, शीर्षासन करते आए, तो वो भी ऐसा उनको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री तो क्या शीर्षासन करूं, मुख्यमंत्री हूं तो क्या तलवार चलाऊं। बिल्कुल, क्योंकि जो परंपरा में वो शुरू से चलाते आए हैं, हर इसमें जो
महाकाल का वो जो उस दिन कार्यक्रम सवारी है, तो उसमें वो शुरू से होते आए हैं, चूंकि वहाँ के निवासी हैं, तो आज भी कर रहे हैं। आज चूंकि मुख्यमंत्री तो फोकस कैमरों का ज्यादा है, बिल्कुल, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नया काम है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, अपनी परंपरा को ना छोड़ना, ये अपने आप में अच्छी बात है। और कल से हमारे हिंदू सनातन वर्ष का जो चैत कैलेंडर जिसको बोलते हैं, नवरात्र शुरू होने जा रही है, जिसको हम गुड़ी पड़वा के तौर पे मनाते हैं। तो प्रदेश और देश के हमारे युवाओं के लिए क्या आपका संदेश है? मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से सभी के लिए गुड़ी पड़वा, हमारे हिंदू नववर्ष जिसको हम कहते हैं, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और हम चूँकि जिस परंपरा में जीते हैं, हम सब जीने का प्रयास करें। अपना जीवन जो हमारा मानव जीवन मिला है, इस जीवन को दूसरों के काम लाएं, गरीबों के काम लाएं, और मजबूर के साथ हम मजबूती से खड़े हो जाएं, तो मुझे लगता है हमारा जीवन सार्थक होगा। और वैसे तो करने को लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अगर किसी का भला कर दिया तो शायद इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत विस्तार से बात रखी, अपने हृदय का मर्म रखा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की कार्य योजनाओं को रखा। और जो मैं जिस तरह उनको देखता हूं, तो लगता ही नहीं है कि इतने उनकी उम्र दराज हैं, आज भी वो मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पूरी तरह सक्रिय और संलीन रहते हैं। तो एक तरह से मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी बात है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए ग्राउंड से जुड़े, मैदान से जुड़े, अखाड़ों से जुड़े और अपने आप को स्वस्थ रखें, स्वस्थ रखें। बहुत बहुत मेरी ओर से सभी के लिए गुरुजी चैनल पूजा पाठ वैदिक जो आपका चल रहा है, उसके लिए मेरी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये काम आप नीचे तक पहुंचाएं, जगह जगह पहुंचाएं, ताकि हमारा वैदिक पूजा पाठ जो पुरानी परंपराएं थी वो चलती रहें, नए लोगों को, उसका युवाओं को इसकी जानकारी हो। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बीच में मुझे अपने पूरे बात रखने का जो अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद मंत्री जी। अगली कड़ी में हम फिर जरूर मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह की आपने योजनाएं उतारी हैं, निसंदेह ये युवाओं के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी और किसान कल्याण के लिए बहुत हितकारी योजनाएं हैं। अगली कड़ी में हम आपकी इस योजनाओं को विस्तार के लिए जरूर मिलेंगे। गुरुजी प्लेटफॉर्म से मैं श्रवण मिश्रा।